नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीते रविवार को ऋषिगंगा में जल प्रलय के बाद से आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू जारी है। वहीं निर्माणाधीन एसएफटी इंटेक सुरंग में फंसे 3 इंजीनियर समेत 35 कर्मचारियों तक पहुंचने में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत आईटीबीपी और सेना का खोज और बचाव दल कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच सुरंग में भरे मलबे के चलते रेस्क्यू में कई तरह की परेशानियां और दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बुधवार को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से सुरंग में चल रहे बचाव कार्य में तेजी लाने और मलबा साफ करने के लिए नई मशीनें भी पहुंचाई गई, लेकिन टनल में 100 मीटर के पास जितना भी मलबा निकाला जा रहा है उतना बढ़ रहा है, जिससे मशीनें समेत रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही। वहीं इस बीच ड्रोन की मदद से टनल के अंदर फंसे लोगों को लोकेशन का पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, यानी उनकी कम से कम लोकेशन पता चले। लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते अब तक ड्रोन ज्यादा आगे तक नहीं जा पाया। इसके अलावा सोनार मशीन, थर्मल मशीन और लेजर मशीन की मदद से टनल में फंसे लोगों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें निकाला जा सके। संजय कुंवर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? जी राजेश जी, अभी आपको बता दूं कि मैं अभी ग्राउंड जीरो तपोवन धौलीगंगा की जो इंटेल टनल है उसी के सामने खड़ा हूं। और अभी अगर 6वें दिन की बात की जाए कितना काम प्रगति पर है, तो ये मान के चलिए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार 6वें दिन से यहाँ पे जो है रेस्क्यू अभियान में तत्पर है। और लगभग जो चिनूक हेलीकॉप्टर से जो नई मशीनें, ड्रिल मशीनें और कुछ साजो सामान आया था, वो भी अभी कार्य क्षेत्र में बदस्तूर जारी है। और अंदर से अभी बाहर कुछ किसी प्रकार की सूचना नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है और कार्य जो है प्रगति पर है। जी संजय, क्या कहा जा रहा है कि चूंकि देखिए जितना मलबा हटाया जा रहा है उतना आगे आ रहा है, टनल में फंसे लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल है। ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है, लेजर की भी, और कई दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? कब तक कुछ स्थिति जो है साफ होगी? कब तक उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो फंसे हुए हैं अब भी? जी देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तो टनल के अंदर लगातार जो है 24 घंटे रेस्क्यू अभियान जारी किए हुए हैं। और अगर बाहर की बात की जाए तो आज सुबह से हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि पटवारी से लेकर के राज्य स्तर के कोई मंत्री तक यहाँ पे देखना दुर्लभ हो गया। हालांकि कल जो है सूबे की राज्यपाल मौर्य जी जो है यहाँ पे मौके पर आए थे, लेकिन आज जो है एक भी आला अधिकारी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और अंदर कितना कार्य हुआ है और कितना अभी आगे बाकी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां से बाहर देने वाला अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। जी संजय, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इसके लिए, लेकिन आप बने रहिए। तो ये हालात हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। चूंकि अब 6वां दिन है और जैसे जैसे ये दिन घंटे बीत रहे हैं वैसे वैसे उनके परिजन जो है उनके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। तो तपोवन बैराज साइट पर आपदा पीड़ितों के परिजनों ने हंगामा किया है। इन लोगों ने कहा कि हादसे के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी फंसे लोगों को कुछ पता नहीं लग पाया। इसके चलते लोगों का सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है और अब लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लोगों ने नेताओं के लगातार चल रहे दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं तनाव को बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। लोगों को समझाया जा रहा है, इन्हें शांत कराया जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके परिजन लापता हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने अब भी किसी ना किसी मुसीबत में फंसे हैं। तो इन लोगों का सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। आज ये नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या लोगों की नाराजगी है? चूंकि जाहिर है कि 6वां दिन है, रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन किस तरह की नाराजगी इन लोगों में है? जी राजेश, आपको बता दूं कि जो 7 फरवरी को जो सुबह जो यहाँ पे हिम प्रलय हुआ था तपोवन और ऋषिगंगा घाटी में, जायज है कि इतने लंबे इंतजार के बाद अपने परिजनों को खोने के मैसेज के इतने दिन से, इतने 5 दिनों 6 दिनों से यहाँ पे लगातार ये आपदा पीड़ितों के परिजन यहाँ पे बैठे हुए, उनका सब्र का बांध जो है टूटना लाजमी। और आज जो है ये आक्रोश जो इनका यहाँ पे टनल साइट पे फूटा है और हंगामेदार इन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की हुई है। और प्रदेश सरकार से
एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ जहां पे जम के नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 5 दिन बीत गए, हालांकि अंदर तकनीक पहलुओं का उनको उतना जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से अंदर जो है तमाम तरह के तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है टनल में। लेकिन जिन लोगों ने अपने को खोया है, जिन लोगों के घर के चिराग यहाँ पे बुझे हैं, वो पीड़ा वही जानते हैं कि 5 दिनों से वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं और आज उनका सब्र का बांध फूटा और अभी भी लगातार यहाँ पे आक्रोश बना हुआ है। और एसडीआरएफ, पुलिस और सीआईएसएफ की एक टुकड़ी यहाँ पे सामने पे खड़ी है और पूरी तरह से बैरियर को बंद कर दिया गया। जोशीमठ से एसडीएम जोशीमठ जो है मौके पे पहुंची और समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जी, तो क्या कोई आला अधिकारी पहुंचा है इनसे बात करने के लिए, इन्हें आश्वासन देने के लिए, इन्हें समझाने के लिए कि देखिए हालात ये बने हुए हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि उनको बचाया जाए, उन्हें निकाला जाए? जी राजेश, देखिए यहाँ पे कम से कम 45 मिनट तक जो प्रदेश और देश की सारी मीडिया है, इन्होंने यहाँ पे आपदा प्रभावितों के परिजनों को घेरा हुआ है। लगभग 45 मिनट तक यहाँ पे तनाव का माहौल बना रहा और लगभग जब ये सूचना जो है जोशीमठ मुख्यालय पहुंची तो तब जाके जोशीमठ की एसडीएम जो कुमकुम जोशी जी जो है मौके पर पहुंची और साथ में जोशीमठ पुलिस प्रशासन और कुछ जो है पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात हुए। हालांकि अभी मामला टला नहीं है, अभी भी मीडिया जो है प्रभावितों को घेरे हुए है और एसडीएम जो है मौके पर ही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो अब जो जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने लापता हैं, जिनके अपने कहीं मुसीबत में फंसे हैं, उन लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो यहाँ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और यहाँ पे कई तरह की बातें उन्होंने कही और कहा कि जो नेताओं के दौरे हैं उन पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इससे रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच कांग्रेस ने जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखने और रीणा, धामा, कांग के विस्थापन की मांग भी की गई है। ये सभी मांगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पीसीसी अध्यक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर की। चमोली आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को एनटीपीसी नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वदलीय सहमति के आधार पर सुझाव लेने और केंद्र से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की गई। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, विपक्षी नेताओं ने, हरीश रावत ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? जी देखिए, आपने कुछ दिनों पूर्व देखा होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लौटे हैं। वहां उन्होंने जमीनी हकीकत जो देखी है उससे मुख्यमंत्री को रूबरू कराने के लिए आज वो मुख्यमंत्री से मिले और अपना 6 सूत्रीय जो मांगी थी वो मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखी। उन्होंने पहली मांग की कि जल विद्युत परियोजनाओं का सुरक्षा की दृष्टि से जो ऑडिट है वो कराया जाना चाहिए कि वहाँ परियोजनाएं बनने लायक हैं या नहीं, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कैसी है, ये सब ऑडिट पहले होना चाहिए। फिर जल विद्युत परियोजनाओं में सेफ्टी पॉइंट का भी खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की है कि रैणी दापा गांव जो है उसका तुरंत विस्थापन कर देना चाहिए और जलवायु परिवर्तन का विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो एक सर्वदलीय सहमति के आधार पर उन्होंने सुझाव के साथ साथ केंद्र से मिलकर इस समस्या का निदान किए जाने का भी उन्होंने मांग की है। इसके अलावा चमोली आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को एनटीपीसी में नौकरी की बात उन्होंने कही है। हालांकि एनटीपीसी इस चीज को पहले ही कह चुकी है कि वो संभवतः नौकरी देगी परिवार के एक सदस्य को। और एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात जो रखी है कि जो ग्लेशियर, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स में बदलाव आ रहा है, उनके बदलाव आ रहे हैं, अध्ययन और विश्लेषण के लिए जो विशेष इस टाइप के वैज्ञानिक हैं, जो कई संस्थानों के जो हायर संस्थान हैं उनके जो वैज्ञानिक हैं उनकी एक समिति बनाई जाए और समय समय इसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो जैसे अभी राजेश देखा जाए तो ये जो आपदा अभी आई है इसमें भी यही अनुमान लगाया जा रहा है, जो विभिन्न वैज्ञानिकों की टीमें वहाँ गई है, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है, तो उनका यही मानना था कि अचानक से 200 साल के इतिहास में आज तक उस घाटी में कभी कोई आपदा नहीं आई है, लेकिन अचानक इस बार इतनी भयंकर आपदा आना, इसका जब प्राथमिक चरण में, अभी तो खैर शोध का विषय है, लेकिन प्राथमिक चरण में जो वैज्ञानिकों ने पाया है कि 37 के आसपास जो है 1 हफ्ते तक लगातार उस घाटी का टेम्परेचर बढ़ गया था। अब वो टेम्परेचर इन कारणों से बढ़ा, कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ ब्लास्टिंग अत्यधिक रूप में होती है, हो सकता है उसकी ब्लास्टिंग का भी कुछ असर रहा हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, फिर वहाँ कोई हिलना
जी। ग्लेशियरों में कोई भूचाल हल्का सा हिलना ग्लेशियरों का हो गया हो। लेकिन वैज्ञानिक कयास हैं, कुछ लोगों के कयास हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है तो ये बात से हम भी सहमत हैं कि समय समय पर ग्लेशियरों के स्वभाव का परिवर्तन वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ताकि समय रहते लोगों को अलर्ट किया जा सके। चले, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से और अपनी कई सूत्रीय मांगों को उनके सामने रखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही राज्य की अलग अलग विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे और अपने कार्यक्रम के पहले चरण में मुख्यमंत्री रावत 10 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों और अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम रावत अपनी समीक्षा में इलाके में हो रहे विकास कार्यों को देखेंगे और ये जानकारी लेंगे कि योजनाएं किस हद तक पूरी की गई हैं। साथ ही योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सीएम की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में 70% योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। उसमें यह है कि जितने घोषणाएं हैं उसको पूर्ण किया जाए और उसके लिए जो बजट में जो अगला बजट जारी होगा उसमें प्राथमिकता के आधार पर वही काम लिए जाए और अलग से भी घोषणा मद में कुछ बजट रखा जाता है तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। तो कितनी घोषणाएं अभी तक जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं होंगी कितनी कंप्लीट होंगी, कितनी और आगे होंगी? अभी मेरे पास टोटल डेटा नहीं है, लेकिन ये 70% तक घोषणाएं जो हैं वो पूर्ण हो गई हैं। हरिद्वार में शुरू हो रहे कुंभ से पहले सरकार की एसओपी से होटल मालिकों में नाराजगी बढ़ गई है। इस बीच कल हुए स्नान के बाद होटल मालिकों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सभी तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं, लेकिन कुंभ स्नान में श्रद्धालुओं को जांच की बात कही जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान से वंचित किया जा रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि महामारी के बाद से होटल व्यवसायी लगातार मंदी की मार झेल रहे हैं और अब कुंभ के समय में भी इनके हालात में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच होटल व्यवसायियों ने कहा कि अगर कुंभ स्नान में ढील नहीं दी गई तो वो लोग आंदोलन के जरिए विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। तो कोरोना काल के दरमियान ही होटल व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ऐसे में उसे पटरी पर लाने के लिए उम्मीद थी कि कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पे आएंगे, लेकिन कुछ नियम, कायदे, कानून, गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिसके चलते श्रद्धालु व्यवसायियों का कहना है कि कम संख्या में आएंगे, लिहाजा उन्हें ढील दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुंभ को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी को अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने बताया कि एसओपी के लागू होने के साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित हो जाएगी और कुंभ के दौरान एक दिन में 10 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। वहीं कुंभ के शाही स्नान के दिन यह संख्या 10 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच सकती है। हैं उनके परिजनों को सहायता राशि समय पर दी जाए, जल्दी रिलीज की जाए, और क्या कुछ उनको सहायता पहुंचाई जा रही है अभी? मृत का तो आपको पता ही है, इनको 4 लाख प्लस 2 लाख, तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं। और एनटीपीसी ने जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने अलग से धनराशि अनाउंस की है, जो पावर मिनिस्टर देगी वो अलग होगी। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने अपराध को रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत पूरे जिले में 17 नए अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें हर थाने और चौकी स्तर पे इन ऑपरेशन को चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद इलाके में चल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाना है। पुलिस के इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों की तलाशी होगी, 4 पहिया वाहनों की भी तलाशी होगी। इसके साथ ही होटल व ढाबों की भी तलाशी ली जाएगी और जांच की जाएगी। तलाशी अभियान चलाए जाएंगे और साथ ही ऑपरेशन रेड के तहत सभी कबाड़ी, मोटर गैराज, मैकेनिक की दुकानों की भी तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा अभियान के दौरान पुलिस सभी चौकियों और थानों में भी चेकिंग करेगी। तो बड़े पैमाने
देखिए, जनपदीय पुलिस की जो है एक तो जो हमारी प्रेजेंस है पब्लिक में, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो क्राइम होते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो अननोटिस चले जाते हैं। चाहे वो मोबाइल शॉप से हो रहे हों या किसी गैराज के यहाँ से हो रहे हैं, चोरी का सामान बिक रहा है या चोरियाँ हो रही हैं, एटीएम के आसपास से अगर क्लोनिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनकी नियमित रूप से चेकिंग करने के लिए 16-17 हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए गए हैं। उसमें हम लोग जो मेन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें एक तो होटल्स आ जा रहे हैं, होटल ढाबों की चेकिंग हो रही है कि वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैच किए जा रहे हैं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाज़ार हैं या सराफा शॉप्स हैं, उसके आसपास हमारी क्या सिक्योरिटी है, उनको किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके CCTV कैमराज लगे हैं नहीं लगे हैं, वहाँ पर हमारी गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मोलना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं मौके पर SSP हरिद्वार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंची। खेत से बरामद दोनों शव शत-विशत हालत में पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मोलना गांव की लड़की और एक शख्स बीती 24 जनवरी से गांव से लापता थे। दोनों लोगों की तलाश में पुलिस और परिजन जुटे थे। अब दोनों का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर लगता है कि शव काफी दिन पुराने हैं और पशुओं ने उनको शत-विशत किया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कल रात जो है एक पैर मिलने का सूचना हमारे पास आई थी थाने से। लगातार जो है हम तलाश कर रहे थे, तो आज 2 डेड बॉडी मिली है। अभी हम फोरेंसिक टीम बुला के रखे, इस मौके से जो है जो भी फोरेंसिक एविडेंस हमें इकट्ठा करना वो कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल का हमने मुआयना भी किया है। अभी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिनाख्त हो गई बॉडी? अब शिनाख्त हो गई है। अभी जो है उसी आधार पर जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ हथियार वगैरह? नहीं, अभी जो हम घटनास्थल का मुआयना किया है, अभी ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज में है। अभी हम विवेचना का कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा आगे कुछ सूचना मिली है, कुछ सुराग लगी तो जरूर आपको हम अवगत कराएंगे। हाँ, अभी वक्त में तो लग रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ जो है फोरेंसिक और मेडिकल टीम के द्वारा कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद जो है हम इसको ये करेंगे। ये गांव मोलने का मामला है और मैं गांव का ग्राम प्रधान राम मानते हैं कि मेरे ही चाचा जी का लड़का है अंकित। ये 24 तारीख से लापता था और 24 तारीख से ये लोग, एक लड़की भी लापता उसी दिन से। तो लड़की वाले हम एप्लीकेशन भी डालने नहीं दे रहे थे कि भाई लड़की आ जाएगी, आप रहने दो, इसे हम वहीं भेज देंगे। शादी हो रही थी लड़की और गांव स्तर से यहीं पर निपटा लेंगे। अब उसी दिन से हम ना तो चौकी में जान दे रहे थे और ना कोई FIR करने दे रहे थे। अब कल एक पैर उधर हमारे ही खेतों की तरफ मिला है उसका, औरत का, तो उसे देख कर इन्होंने ड्रामा कर दिया कि ये तो पैर हमारी लड़की का। अब लड़की का पैर जब हमने देखा तो मैं कहा भाई जब तारी लड़की का तो मेरे लड़के के पैर कहाँ। जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने आज विकास भवन सभागार में जिला योजना की पहली समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजना में अवमुक्त धनराशि के काम की गति देखी। वहीं उन्होंने कहा कि योजना के काम की वित्तीय समीक्षा के साथ ही भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। डीएम ने रोजगार परक योजनाओं पर अधिकारियों को खास ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि जो विभाग अवमुक्त धनराशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उस धनराशि को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। इस बीच डीएम ने कहा कि जिले में सेब उत्पादन विकसित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्य उद्यान अधिकारी को सेब की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सेब उत्पादन करने वाले किसानों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन में रुचि रखने वाले किसानों को सही ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। देश विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, आपका यूरोप से भी आते हैं। तो हम पहली बार यहाँ के बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर के लिए ले जाएंगे। तो वहाँ पे एक ट्रैक लीडरशिप कोर्स होता है, वो लगभग 14 दिन का कोर्स होता है। उसमें एक स्टूडेंट पे या एक जो हमारे लाभार्थी हैं उस पर लगभग 16,000 का खर्चा है। तो उस हिसाब से मान के चलिए, एक तो खर्च के हिसाब से वो हमें सब्सिडी देते हैं या सब्सिडाइज रेट पे हमें प्रशिक्षण देने को तैयार है। वो इंडोर में भी ट्रेनिंग कराते हैं, आउटडोर में भी ले जाते हैं।
मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार ने मसूरी में पत्रकारों से बात की। इस बीच उन्होंने बताया कि जल्द कॉलेज का छात्र संघ कॉलेज प्रबंधन समिति के खिलाफ उग्र आंदोलन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता एमपीजी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनको कॉलेज में शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के साथ कॉलेज की साफ सफाई और रोजगार समेत कई मामलों में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर जल्द छात्र संघ पालिका अध्यक्ष और प्रबंध समिति के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैंने अपने पूरे संपूर्ण कार्यकाल में उसी पर जोर दिया है जो हमारी मांगे थी। हमारी मांगे थी शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तक और कॉलेज का जो पूरा स्वच्छता का वो था, सौंदर्यकरण का मांग रखी गई थी, जो कि हमने कई बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, परंतु किसी ने भी उस पर कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया, ना कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमारे कॉलेज से समस्त जितने भी मसूरी के दिग्गज नेता हैं और सामान्य पद पर हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके तरफ से कोई आंसर हमें दिया नहीं गया है। हमने प्रत्येक बार इस पर जोर दिया है। छात्रों में इतना आक्रोश है कि वो चाह रहे हैं, मेरे थ्रू चाह रहे हैं कि हम एक उग्र आंदोलन करें। हमने प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो है हमारे अनुज गुप्ता जी को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा भी था, आश्वासन 1 साल हो गया है दिए हुए, कि हम इस पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। मसूरी के धनोल्टी के पास बुरासखंडा में लोग अब भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते मसूरी धनोल्टी में व्यापार में काफी इजाफा हुआ था, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश थे। वहीं इसमें किसानों को भी काफी फायदा हुआ। लोगों की माने तो बुरासखंडा का इलाका काफी ठंडा है, ऐसे में यहाँ पर बर्फ काफी समय के बाद गलती है और बर्फ पड़ने के बाद बुरासखंडा में बर्फ काफी समय तक टिकी रहती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां देश विदेश से पहुंचते हैं, जिससे इस इलाके के आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ फोटोग्राफर को अच्छा व्यापार मिलता है और पर्यटक दूर दराज से आते हैं, वो यहां के नज़ारों का, बर्फबारी का और इस मंजर का लुत्फ उठाते हैं। आए तो हम धनोल्टी के लिए थे घूमने के लिए, बट हमें यहाँ जो है जो मालूम पड़ा यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है और आगे जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम वहाँ तक ना जाके हमने सोचा हम यहाँ बुरासखंडा में, यहाँ ये बुरासखंडा इस जगह का नाम है, हमने यहाँ पर ही अपना एंजॉय लिया है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। जब इस बार वो पहले जो बर्फ़ पड़ी हल्की पड़ी है, इस बार ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी टूरिस्ट मिल रहा है यहाँ पे, आ रहा लोगों को रोज़गार अच्छा मिल रहा है, काफ़ी खुश है सब लोग, सब पूरे पब्लिक यहाँ खुश है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित जूनियर नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड की टीम ने 4 पदक हासिल किए हैं। इसमें महक कर्णवाल ने अलग अलग स्पर्धाओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सभी पदक विजेता खिलाड़ी जोशीमठ के हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में 8 फरवरी से शुरू हुए 3 दिन के राष्ट्रीय स्तर की जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 22 सदस्यीय टीम मुख्य कोच दिनेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ अपनी प्रतिभा का वहां पे दिखाई, अपना हुनर दिखाया और कई मेडल अपने नाम किए। तो महक कर्णवाल ने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड अपने नाम किया। कश्मीर में जूनियर नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक इसमें हासिल किए। महक कर्णवाल ने गोल्ड मेडल जीता और राज्य का नाम रोशन किया। तो यहां पे कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, हुनर दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई और 4 पदक अपने नाम किए, जिसमें राज्य का भी नाम हुआ और उनके परिवारों का भी।